हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 5 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा और पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां पर ऑपरेशन हॉक की बात करते हैं तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन क्या है? तो देखिए, भारत में जो बच्चों का यौन उत्पीड़न है उससे लड़ने के लिए उसके खिलाफ एक अभियान है। ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए इस अभियान को सीबीआई ने शुरू किया है ऑपरेशन हॉक के नाम से। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर सीबीआई की रेड्स बढ़ रही है, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया है ताकि पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके जो कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन को बढ़ावा देता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये ऑनलाइन कैसे? तो देखिए, अगर फेसबुक पर कोई 18 साल से नीचे का कोई भी है और अगर उसको कोई भी 18 प्लस एडल्ट कंटेंट भेजता है तो ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग तरीके से कोई ऐसा एडल्ट कंटेंट किसी को शेयर करता है जो कि माइनर है ना, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी को ब्लैकमेल करता है किसी भी प्रकार से इस तरीके के कंटेंट के आधार पर, तो ये सभी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन के अंतर्गत आता है। ओके, अब देखिए, यूएस अथॉरिटी से जो भी इनपुट मिला सीबीआई को, उसके आधार पर यह ऑपरेशन सीबीआई ने इंडिया में शुरू किया है। मुंबई, मैंगलोर, अलग अलग मल्टीपल जगह पर रेड्स की गई है सीबीआई के द्वारा। इसके पहले भी देखिए 2 मेजर ऑपरेशन सीबीआई ने चलाए थे जो कि कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड थे। जैसे अगर हम देखें तो ऑपरेशन कार्बन 2021 में सीबीआई ने शुरू किया था और एक ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 में शुरू किया गया था। इनका भी उद्देश्य था कि ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना, ट्रेस करना और उसे खत्म करना, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी क्रिमिनल हैं उनको सजा देना। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हम साइबर क्राइम के बारे में बात करें तो आपको पता है साइबर क्राइम क्या होता है ना। इंटरनेट के माध्यम से जो भी ऑनलाइन चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। इसके लिए आईटी एक्ट सन 2000 काम करता है, जिसे 2008 में अमेंडमेंट भी किया जा चुका है। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए ही आईटी एक्ट सन 2000 में लाया गया था। अब यहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है ना, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, सेंट्रल की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इंडिया में काफी जो विपक्ष होता है ना, वो पिंजरे में बंद तोता बुलाता है सीबीआई को, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंडर में है, तो केंद्र के आदेश पर ये काम करती है। सीबीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन 2000 जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उससे भी छूट दी गई है, मतलब उसके तहत आप सीबीआई की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर वर्तमान में अध्यक्ष देखने को मिलते हैं सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। आगे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में वर्ष के बेस्ट मेल प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2025 में फुटबॉल अवार्ड्स की घोषणा की है। 2024 के जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर अगले साल अवार्ड दिया जाता है। तो 2025 का जो अवार्ड दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो 2024 के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दिया गया होगा। अब यहां पर इंडिया में जो फुटबॉल प्लेयर हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है क्योंकि इंडिया का है। अब यहां पर अगर हम बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो इसका अवार्ड दिया गया है सुभाषिष बोस को। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
देखिए सारे अवार्ड तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 4-5 कैटेगरीज, वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन 4-5 कैटेगरीज यहां पर हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो अवार्ड किसका है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। 2024-25 के लिए इसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड की घोषणा की। अब यहां पर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया भारत के डिफेंडर सुभाशिष बोस को। और यहीं पर अगर हम विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो यह दिया गया सौम्या गुगुलोत को। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी यहां पर मैं आपको बता देता हूं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर क्लियर हो गया, क्योंकि पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 कैटेगरी होती है, उसके बाद फिर सेकेंडरी। तो सुभाशिष बोस मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हो गए सौम्या गुगुलोत। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो यह है विशाल कैत। विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत से आती है इलेंग बाम पेंथोई चानू, है ना, पूर्वोत्तर से हैं तो इनका नाम थोड़ा सा अलग है। मेंस कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो खालिद जमील। विमेंस कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो यह है सुजाता कर। तो ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज है। प्रायोरिटी हमारी इन 2 कैटेगरीज को होती है, उसके बाद फिर ये सेकेंडरी होते हैं, पर एक बार पढ़ लेना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि इसका काम क्या होता है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड क्या है, तो फुटबॉलर को दिए जाते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। मेंस कैटेगरी का जो अवार्ड है वो 1992 में शुरू किया गया था। विमेंस कैटेगरी के अवार्ड 2001 में शुरू किए गए थे और बाद में फिर इनको मर्ज किया गया और अब एक साथ दिए जाते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड में सबसे ज्यादा जो मेंस कैटेगरी के अवार्ड है वो सुनील छेत्री को दिए गए हैं 7 अवार्ड। और विमेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो अवार्ड जीते हैं वो बाला देवी ने जीते हैं, इन्होंने 3 अवार्ड अपने नाम किए। अब पहले हम सुनील छेत्री की बात करते हैं। इन्होंने लास्ट ईयर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन ये वापसी की है इन्होंने, रिटायरमेंट के बाद ये वापस आ गए हैं, रिटायरमेंट इन्होंने रद्द किया है अपना। तेलंगाना राज्य से आते हैं भारत के। दुनिया में इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले 4थे नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, लियोनल मेसी अर्जेंटीना, अली दाई ईरान से आते। उसके बाद नाम आता है सुनील छेत्री का। सुनील छेत्री को खेलों में इनके योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड 2011 में दिया गया था, पद्मश्री दिया गया 2019 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया था 2021 में। फिर बाला देवी, इनकी भी बात कर लेते क्योंकि सबसे ज्यादा फिर अवार्ड इनको मिले हैं फीमेल में। मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है, इंडिया विमेन फुटबॉल टीम में ये खेलती है वर्तमान में बाला देवी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे यहां पर बता देता हूं। आप सभी के लिए कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है बाइलिंगुअल, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, आपको पता है एसएससी हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, स्टेट के एग्जाम हो, हर जगह पर आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाते हैं और काफी प्रॉब्लम भी आता है स्टूडेंट को। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कंप्यूटर को कवर करवाया गया है। 79 रुपीज में आप इसे अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसे इजीली अवेल कर लीजिए। और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को, क्योंकि वहां पर आपके लिए काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन पर चलें। हाल ही में चर्चा में रही बेम्बनाड झील कहां स्थित है? तो बेम्बनाड लेक की बात करें, बहुत ही फेमस लेक है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बेम्बनाड झील देखने को मिलती है हमें भारत के केरला स्टेट में। अभी सुर्खियों में क्यों है? आपको पता है लंबाई के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी झील है ये, इंडिया की सबसे लंबी झील बेम्बनाड झील। भारत के केरल राज्य में स्थित है ये झील। हाल ही में केरल सरकार ने इसके कायाकल्प के लिए ऑलमोस्ट 188 करोड़ रुपीस आवंटित करने को मंजूरी दी है। केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन, इन्होंने घोषणा की है कि वेम्बनाड लेक रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के तहत, कायाकल्प प्रोजेक्ट के तहत वेम्बनाड झील को फिर से जीवित किया जाएगा, है ना। तो
प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोग्राम से प्रेरित होकर ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। गंगा नदी का जो कायाकल्प किया गया था इंडिया में, है ना, प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत, उसी से प्रेरित होकर अब वेम्बनाड लेक को भी वापस एक बार पैसा लगाया जाएगा, जीर्णोद्वार किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा और फिर से इसका उत्थान किया जाएगा। देखिए, केरल की सबसे बड़ी लेक और इसके अलावा भारत की सबसे लंबी लेक है, ठीक है। तो पूछी जा सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लंबाई देखने जाते हैं तो 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई देखने जाते हैं तो 14 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। एरिया करीब 2033 स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिलता है। 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। भारत की अदर लेक की बात कर लेते हैं। यहां पर भारत की अदर लेक, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखने को मिलती है वुल्लर लेक, जम्मू कश्मीर राज्य में, यूनियन टेरिटरी में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक की बात करते हैं तो चिल्का लेक है, ओडिशा में। भारत की सबसे ऊंची झील की बात करते हैं तो चोलामू लेक सिक्किम में देखने को मिलेगी, चोलामू झील। भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो यह वेम्बनाड लेक, अभी हमने बात की। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम के पीछे बनाई गई है। फिर कुछ अदर लेक में पुलिकट लेक को याद रखो, आंध्र प्रदेश, कोल्लेरू झील को याद रखो, आंध्र प्रदेश, और नागार्जुन सागर लेक भी देखने को मिलती है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। डन। हाल ही में जिनेवा में आयोजित बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम कॉप कन्वेंशन की बैठक में भारत ने किस कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद या जो एनेक्स्चर ए है उसमें शामिल किए जाने का विरोध किया है? तो एक पेस्टिसाइड है, एक कीटनाशक है जिसका नाम है क्लोरपाइरीफोस, है ना। भारत में अधिकतर इसका यूज किया जाता है। एक तो फसलों में काफी सारी तरह की बीमारियों से लड़ सकता है, इसके अलावा भारत में काफी सस्ता है, इसको बनाया जाता है और इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अब क्या होता है कि 3 कन्वेंशन को मिलाकर एक कन्वेंशन आयोजित किया जाता है। देखो, बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम, ये अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस से, जो कि नॉर्मली फसलों पर जो केमिकल्स है ना, छिड़काव किया जाता, हार्मफुल केमिकल्स, उनको प्रतिबंधित करने से संबंधित ही है ना। अब पहले ये अलग अलग आयोजित किए जाते थे, अब एक साथ आयोजित किए जाते हैं। तो ये तीनों का एक कॉप कन्वेंशन हो गया। अभी इसकी बैठक हो रही है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई हम क्लोरपाइरीफोस को एनेक्स्चर ए में शामिल करेंगे, हमारे जो कन्वेंशन है उसके एनेक्स्चर ए में शामिल करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि अगर एनेक्स्चर ए में किसी कीटनाशक को शामिल किया जाता है, मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में उसको खत्म करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, उस कीटनाशक का उपयोग बंद किया जाएगा और उसको पूरी तरीके से वर्ल्ड से खत्म किया जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि इसके कितने सारे प्रॉफिट है इंडिया के लिए, है ना। सस्ता पड़ता है किसानों को, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है फसलों में, हम प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा करते हैं, तो भाई हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे देशों में। तो इंडिया ने हाल ही में इसका विरोध किया था, ठीक है। इंडिया की ओर से एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। अप्रैल 28 को ये शुरू हो चुका था, 9 मई तक ये आयोजित किया जाएगा। अब ये तो मैंने आपको कैजुअली यही बता दिया कि भाई ये एनेक्स्चर ए में डालने वाले थे इसको, ताकि फुल्ली एलिमिनेट किया जा सके, पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। पेस्टिसाइड, भारत में इस केमिकल को राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, अलग अलग जगह पर इसका यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसका, क्लोरपाइरीफोस का। दुनिया में इसे पॉल्यूटेड माना जाता है कि भाई इससे एक तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, मानसिक रोग हो सकते हैं, तो दुनिया ये मानती है। इसीलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन के एनेक्स्चर 1 में से शामिल किया जा रहा था। लेकिन इंडिया के विरोध के बाद, पहले केवल 7 जगह पे छूट मिल रही थी, पर इंडिया ने जब विरोध किया, इंडिया के साथ रशिया, कोस्टारिका, काफी सारी कंट्रीज थी जिन्होंने विरोध किया, उसके बाद 22 जगह पर इसको छूट दी गई। मतलब 22 अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किए गए जहां पर इसका यूज किया जा सकता है।
अब BRS कॉप कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया, 3 कन्वेंशन है यहां पर, बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। इन तीनों की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप ही कहलाती थी, लेकिन अब तीनों को कंबाइन आयोजित किया जाता है। मतलब 3 दिन एक आयोजित कर दी, वहीं पर 3 दिन दूसरी और फिर 3 दिन तीसरी, तो ऐसे 2-3 दिन में एक साथ आयोजित की जाती, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक ही है, हार्मफुल केमिकल्स और जो ऐसे कीटनाशक है उनको खत्म करना, ह्यूमन हेल्थ का बचाव करना। इस साल ये जेनेवा में आयोजित की जा रही है 28 अप्रैल से 9 मई तक। देखिए बेसल का कन्वेंशन का 17वां एडिशन है, कॉप 17, रोटरडम का 12th है और स्टॉकहोम का भी 12th एडिशन है इस बार। जब बेसल कन्वेंशन शुरू हुआ था तो 1989 में से अडॉप्ट किया गया था पहली बार, फिर रोटरडम कन्वेंशन 1998 में और फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। तो इस तरीके से पहले अलग होते थे, अब ये एक साथ होते हैं साथ में। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 4 मई को। ठीक है, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। जो फायर फाइटर है ना, जो हमारे सुरक्षा कर्मी होते हैं, फायर फाइटर है ना, जो आग बुझाते हैं, उन फायर फाइटर्स का सम्मान करना पूरे वर्ल्ड में, यह इंटरनेशनल फायर फाइटर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1999 में ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग बुझाते हुए 5 फायर फाइटर उस वक्त मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जल गए थे वो और मृत्यु हो गई थी उनकी। उसके बाद उन लोगों के सम्मान में और पूरे वर्ल्ड में जो फायर फाइटर्स हैं उनके सम्मान में 1999 में शुरू किया गया 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। तो 4 मई को यह भी मनाया जाता है और एक वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस के रूप में। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत 1998 में की गई थी और ये इंडिया में हुई थी, मुंबई में। ओके, इसकी शुरुआत डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी इंडिया में। दुनिया भर में लाफ्टर योगा को इन्होंने फैलाने का काम किया था। तो 4 मई को 2 डे हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। इसके अलावा 6 तारीख को इस बार मनाया जाएगा वर्ल्ड अस्थमा डे। एक दिन हमारी इस पर थोड़ी सी बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो मई मंथ होता है उसके फर्स्ट मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार ये 6 मई को है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। शायद मैंने उस दिन आपको 2 मई के आसपास बताया था, तो ये 6 मई को है इस बार, पिछले साल ये 2 मई को था। तो मई के फर्स्ट मंगलवार अब जब भी आएगा तब मनाया जाएगा, तो फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इस साल ये 6 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे की बात करें तो ये 1 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जहां फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेस वे पर संभव हुई है? तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में लगभग वॉर जैसी सिचुएशन है। उस केस में इंडिया के तीनों जो आर्मी है, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो हमारी आर्मी हो, वो तीनों ही एक्सरसाइज कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, पाकिस्तान को घेरने के लिए तैयार है। इस केस में हाल ही में क्या किया गया कि नाइट लैंडिंग कराई गई है हमारे फाइटर जेट्स की, और ये कराई गई है गंगा एक्सप्रेसवे पर, और ये हमको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में, अंसरटी। ठीक है, पहले क्या डे लैंडिंग का हमने प्रयास काफी बार एक्सरसाइज की है, अब नाइट लैंडिंग पहली बार कराई गई है। कॉम्बैट ड्रिल का आयोजन किया गया था गंगा एक्सप्रेसवे पर। उत्तर प्रदेश में ये एक्सप्रेसवे देखने को मिलता है, ताकि डे नाइट हम किसी भी परिस्थिति में हम 24 घंटे युद्ध कर सके, नाइट में भी हम युद्ध कर पाए। ठीक है, एक्सप्रेसवे डे नाइट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है पूरा। अब एक्सप्रेसवे ऐसे ही बन रहे हैं इंडिया में ताकि फाइटर जेट्स भी उतारे जा सके, ताकि इमरजेंसी में अगर वॉर की सिचुएशन हो तो डे नाइट ऑपरेशन को आसानी से पूरा किया जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, मेरठ से प्रयागराज तक इसकी टोटल लेंथ 594 किलोमीटर, यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरता है, और इसी के साथ यमुना, आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी ये लिंक करने का काम करता है। हाल ही में देवी ई बस सेवा कहां लॉन्च की गई? देवी ई बस सेवा की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली में।
दिल्ली में बीजेपी की नई गवर्नमेंट आई है ना, तो दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता। इन्होंने हाल ही में राज्य में देवी नाम की एक ई बस सेवा को शुरू किया है ना। तो देवी ई बस स्कीम के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसेस को हाल ही में लॉन्च किया गया अभी शुरुआती दौर में, ताकि जो मेट्रो स्टेशन हैं और जो बस टर्मिनल्स हैं पूरी दिल्ली में, उनको आपस में लिंक किया जा सके, ताकि जो पब्लिक है राज्य की, नई दिल्ली की, उनको ट्रांसपोर्टेशन में फायदा हो और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को राज्य में बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली की है दो है, वहां का कचरा और कचरे के जो पहाड़ हैं, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में। तो उसको खत्म करने के लिए देवी ई बस स्कीम को शुरू किया है। आंसर ले लिया हमने, देवी ई बस स्कीम या सेवा दिल्ली में शुरू की गई। ठीक है, अभी 400 बसेस को लॉन्च किया गया, लेकिन इन फ्यूचर 2000 आगे चलकर 2080 बसेस तक इनको पहुंचाने का प्लान है इसी साल के अंत तक। अभी 400 बसेस यहां पर लॉन्च की गई है। तो दिल्ली में सीएम कौन हो जाती है? रेखा गुप्ता। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी होते हैं दिल्ली में, वर्तमान में वी के सक्सेना हैं। और यहां पर अगर हम लोग विधानसभा की सीटें देखें तो दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के ए के सब क्लॉज ए में, 239 ए में दिल्ली को स्पेशल दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में। दिल्ली में आपको पता है अभी कुछ समय पहले आयुष्मान वय वंदना योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य में 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। हाल ही में पॉल एंड शार्क कंपनी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पॉल एंड शार्क है ना, इसने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केएल राहुल भारतीय क्रिकेटर है, आप इनको जानते हैं। ब्रांड के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बने ही है। अच्छा, ब्रांड क्या काम करता है? तो पॉल एंड शार्क की बात करें तो एक इटालियन कपड़े का ब्रांड है ना, विदेशी इटली का कपड़े का ब्रांड है, जिसकी शुरुआत 1975 में की 1975 में की गई थी। अब इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पहली बार कोई इंडियन बने, और ये बने हैं केएल राहुल। और काफी सारे ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको लगातार बताता हूं, तो यहां पर ऐड नहीं किया है मैंने। अदर ब्रांड एम्बेसडर हम बाद में कभी फिर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बताता ही रहता हूं, जैसे खेलो इंडिया खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने थे, है ना। तो ये काफी सारे मैंने आपको बताए थे पहले भी। गुंडाराम अभिलेख किस राज्य में पाए गए हैं? गुंडाराम अभिलेख हमको देखने को मिले हैं भारत के तेलंगाना राज्य में। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने तेलंगाना की एक गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर 11 पुराने अभिलेखों की खोज की। क्योंकि गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में मिले तो गुंडाराम अभिलेख के नाम से इनको पुकारा जा रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनकी टीम ने तेलंगाना के पेडपल्ली जिले में गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में इन अभिलेखों की खोज की है। अगर अभिलेखों की बात करें तो ये दक्षिण भारत में जो सातवाहन वंश का शासन कभी रहा है, और इसके अलावा जो चुट्टू डायनेस्टी दक्षिण भारत में कर्नाटक में कुछ समय इन्होंने शासन किया है, तो इनके बारे में और इन्हीं के टाइम पीरियड का ये अभिलेख देखने को मिलता है। आंध्र सातवाहन वंश की इससे जानकारी मिलने वाली है, और इसके अलावा चूटू डायनेस्टी के बारे में भी यहां पर पता चलेगा। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए गुंडाराम अभिलेख कहां मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं, तो तेलंगाना। यहां पर सातवाहन डायनेस्टी की बात करें तो दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार का एरिया है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर सातवाहन वंश ने कभी शासन किया है। आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो रीजन है उसके आसपास का दक्कन पठार का, वहां पर इनका शासन था। इनकी विशेषता है कि अधिकतर जो शासकों के नाम है ना, वो माताओं के नाम पर रखे जाते थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी, है ना। तो फाउंडर थे सिमुक इस राजवंश के। दक्कन के क्षेत्र में इनका शासन देखने को मिला है। गौतमी पुत्र शतकर्णी इसके शासक थे। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी इनके शासक थे, और ऐसे काफी सारे शासक अलग अलग समय पर देखने को मिले हैं।
सातवाहन वंश पहला ऐसा वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा को शुरू किया था। इसे कहा जाता था ब्रह्मदेया, ब्राह्मणों को जमीन दान दी जाना। सातवाहन वंश के 17वें जो शासक थे, हाला उनका नाम था, हाला या हला, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। और अगर हम चुट्टू डायनेस्टी की बात करें या चुट्टू डायनेस्टी की बात करें तो ये सातवाहन वंश के ही सामंत थे। इनका ज्यादा उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनके जो कैपिटल है बनवासी, वो कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलते थे। इनके भी कुछ रूलर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा इनका प्रमाण नहीं मिलता। तो जो अभिलेख मिले हैं, गुंडाराम अभिलेख, इनसे इन शासकों के या इन राजवंशों के बारे में जानकारी मिल सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 मई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? तो अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 मई को 2025 में इन्होंने अपना 55वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। ठीक है, अब पहली चीज तो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, स्थापना दिवस कब? 3 मई 2025 में 55वां स्थापना दिवस है। किसके अंडर में आती है और काम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट या विभाग है। स्थापना इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और उसके क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 मई 1971 को की गई थी। 1971 में 3 मई को इसकी स्थापना हुई और अब 2025 में इसका 55वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। कार्य में आपको बता ही चुका हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करना, इस सेक्टर में जो रिसर्चर्स है उनको प्रोजेक्ट है ना, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चाहिए, उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, यह काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 3 मई को स्थापना दिवस 55वां, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर 5 मई के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या थी? 151वीं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिलोंग मेघालय और सिलचर असम तक 166.8 किलोमीटर के नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। कितना बजट आवंटित किया गया? 22,864 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 4.41%। हाल ही में भारत का पहला एआई सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कांग्रेस नेता, राजनीति पॉलिटिक्स से संबंधित है ना। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? दुबई में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। फिर हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में पुनः किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है किसके बारे में है? आनंदीबेन पटेल के बारे में, है ना। ये यूपी के वर्तमान में गवर्नर है। और हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक रही है 4th रैंक। आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ओके, तो ये कल के करंट अफेयर है हमारे, सभी को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे पर आ जाते हैं। तो आंसर लेंगे, रोलिंग प्लान को किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था? तो जो हमारी 5th पंचवर्षीय योजना थी और जो 6th पंचवर्षीय योजना थी, उनके मध्य में रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो ये जो दांतों के बीच में एनेमल पाया जाता है, दांतों का एनेमल,
वो सबसे कठोर पदार्थ थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ 1774 में और पहले मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।